सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का। चैप्टर का नाम है भुगतान शेष और विदेशी विनिमय। गाइज, मैं आपको इस चैप्टर के आज 75 ऐसे एमसीक्यू के रिगार्डिंग बताने वाला हूं जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, मैं आपको जो है गाइज 75 ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूं, विद आंसर आपको ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूं। और हटो बच्चों एमसीक्यू हैं, मतलब ये समझ लीजिए आपने ये एमसीक्यू इससे पहले कभी ना तो देखे होंगे और ना ही आपके माइंड में आया होगा। ये 75 एमसीक्यू आपका आज जो है दिमाग को घुमाने वाले हैं कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन सकते हैं। जिस चैप्टर को मैं सोच रहा था कि भैया ये चैप्टर तो हलवा है, इस चैप्टर को तो मैं बहुत ही आराम से अटेंड कर लूंगा। 75 एमसीक्यू बताऊंगा, विद आंसर बताऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल के सारे एमसीक्यू मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। और ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलने वाली है ताकि आप एग्जाम टाइम में अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकें, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में जो है जरूर बताऊंगा कि आप कैसे इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है गाइस लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, तो पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। 75 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सीधा करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर कहता है कि भुगतान शेष जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है, भुगतान शेष जो है वो किस चीज़ को मापता है। पहले में लिखा हुआ है दृश्य मदों के आयात निर्यात को करता है ये, या अदृश्य मदों के आयात निर्यात को करता है, या स्वर्ण जो होता है गोल्ड उसके बाहरी और आंतरिक प्रवाह के अंतर को मापता है, या सभी विदेशी विनिमय की प्राप्तियां और सभी विदेशी विनिमय भुगतानों के अंतर को मेजर करता है। किस चीज को जो है ये मापता है। तो गाइस देखिए, अगर ये दोनों चीजें थी तो ठीक था। यहाँ पे जो सी पॉइंट दे रखा है ये बिल्कुल ही गलत दे रखा है, इसको ये मेजर नहीं करता। ठीक है, भुगतान शेष के जो घटक होते हैं दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन जो है इसके घटक होते हैं कि इन चार चीजों से कितनी विदेशी मुद्रा आई और कितनी विदेशी मुद्रा गई, विदेशी मुद्रा का इनफ्लो और विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो। इन चारों चीजों को जो है विदेशी मुद्रा का इनफ्लो और विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो कितना हुआ एक साल के अंदर अंदर, उस चीज को जो मेजर करता है उसको जो है भुगतान शेष कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ पे होता है, जहाँ पे सरकार द्वारा होता है, विश्व बैंक करता है, मोल जोल द्वारा होता है, या मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो गाइस विदेशी विनिमय दर का निर्धारण वहां पे होता है जहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति जो है बराबर हो जाती है, वहीं पे जो है आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्यापार शेष जो है वो किस चीज को मेजर करता है। व्यापार शेष आपको गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जिसको व्यापार शेष कहते हैं, इसका जो लेना देना है वो केवल वस्तुओं से है जिसको हम दृश्य मदे कहते हैं। व्यापार शेष जो है वो केवल दृश्य मदों का निर्यात और दृश्य मदों का आयात, केवल इसको इंक्लूड करता है। इसका अदृश्य मदे, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत लेन देन, इससे कोई भी लेना देना जो है नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। एक देश ने एक साल के अंदर अंदर कितने वस्तुओं का निर्यात किया और कितना वस्तुओं का आयात किया, उसके अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। इसका सेवाओं से, पूंजीगत लेन देन से, किसी भी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद कहता है कि विदेशी विनिमय बाजार के कार्य के रूप हैं। एक जो विदेशी विनिमय बाजार होता है वो किस किस तरीके से कार्य करता है। तो गाइज वो 2 तरीके से कार्य करता है। एक तो होता है आपका हाजिर बाजार जिसको चालू बाजार भी कहते हैं, और एक होता है वायदा बाजार। और ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए और बी दोनों, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो आपको इन दोनों बाजारों के बारे में पता होना चाहिए। विदेशी विनिमय बाजार जो है वो दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, उसका जो फंक्शनल सिस्टम है वो हाजिर बाजार भी है और वायदा बाजार भी है। हाजिर बाजार की अगर हम बात करें, हाजिर बाजार के अंदर क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन और पेमेंट दोनों उसी दिन हो जाती है जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। और वायदा बाजार में क्या होता है, इसमें पेमेंट उस दिन नहीं होती, पेमेंट जो है वो भविष्य की किसी तिथि पर होती है। तो इसका जो आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएगा। ये दोनों तरीके से जो है काम करता है। इसके रिगार्डिंग अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कहता है कि भुगतान शेष के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन से सौदे रिकॉर्ड किए जाते हैं। भुगतान शेष के गाइस दो तरीके के खाते होते हैं, दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। ठीक है, देखो भुगतान शेष के दो घटक होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता किस किस को रिकॉर्ड करता है? चालू खाते के 3 घटक होते हैं, वस्तुएं, सेवाएं और एक पक्षीय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुएं, सेवाएं, इनका आयात निर्यात, फिर लिखा हुआ है एक दूसरे देश को हस्तांतरण, फिर लिखा हुआ है ए और बी दोनों, फिर लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला चालू खाते के अंदर 3 चीजें आती हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। तो ए और बी में ये तीनों घटक लिखे हुए हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपसे इसमें ये पूछता है कि जब अनुकूल भुगतान संतुलन की स्थिति होती है तो उससे विदेशी विनिमय दर में कमी आती है। क्या ये बात ठीक है या ये बात ठीक नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुकूल भुगतान संतुलन होता क्या है। ठीक है, अनुकूल भुगतान संतुलन तब होता है जब गाइस आपका निर्यात जो है वो ज्यादा हो रहा होता है आयात से, उसको अनुकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब जब निर्यात ज्यादा होगा आयात से, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना, तो जब हम दूसरे देशों को वस्तु बेचेंगे तो जो निर्यात है गाइस वो विदेशी मुद्रा की पूर्ति का स्रोत है। ठीक है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का जो है वो घटक है या स्रोत है, तो इससे देश के अंदर विदेशी मुद्रा आती है, तो इससे आपका जो विदेशी विनिमय का जो कर्व है वो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे विदेशी विनिमय दर में कमी आएगी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही आपको बताया गया है। ठीक है, कि जब अनुकूल भुगतान संतुलन होता है तो विदेशी विनिमय दर में कमी आती है, और जब प्रतिकूल होगा तो उससे विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होगी। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ग्राफ से अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें आपको समझ में आएगा कि ये किस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2 चैप्टर का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। इसमें भुगतान संतुलन का भी कॉम्बिनेशन है और विदेशी विनिमय दर का भी ये कॉम्बिनेशन है, दोनों चैप्टर में एक साथ क्वेश्चन बन चुका है इसके अंदर। अब कहता है कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं किसके साथ? पौंड के साथ, रुपए के साथ, येन के साथ या डॉलर के साथ। तो अगर आपको स्थिर विनिमय दर के प्रकार पता है, उसके अंदर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली अगर आपको पता हो, तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंदर सभी देशों की मुद्राओं को अमेरिका की मुद्रा के साथ, डॉलर के साथ जो है पैक्ड कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डॉलर। उसके बाद कहता है भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। भुगतान शेष का ये पूछ रहा है कितने कंपोनेंट होते हैं, तो भाई चालू खाता और पूंजी खाता ये दोनों जो है इसके कंपोनेंट होते हैं, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन जो है कब हुआ? ये भी एक गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय मुद्रा संघ का जो गठन है ये फरवरी 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ध्यान रखना है, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत बताइए। एक क्वेश्चन गाइस मांग पे और एक क्वेश्चन पूर्ति पे, दोनों पे कंपलसरी आना ही आना है। तो विदेशी विनिमय की मांग कब होती है? विदेशी विनिमय की मांग तब होती है जब हमको विदेशों में कुछ खरीदना होता है, विदेशों में हमें किसी भी चीज की पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें मांग होगी विदेशी विनिमय की। जैसे कि अगर हमें विदेशों में निवेश करना है, विदेशों से हमें कुछ खरीदना है, आयात करना है, विदेशों में हमें घूमने जाना है, विदेशों में कुछ भी करना है, तो उसमें हमें विदेशी विनिमय की मांग होती है। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मांग के सारे स्रोत याद रखने हैं और पूर्ति के सारे ध्यान रखने हैं। ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, यूरो है या स्टर्लिंग जो है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका मुद्रा है आपको ये ध्यान रखना है, यूरो। यूरोप के देश की जो सामान्य मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, बहुत सारी इसकी मुद्राएं हैं लेकिन यूरोप की जो है वो यूरो के नाम से है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्न में से कौन सी मद भुगतान शेष के पूंजी खाते से संबंधित है? आपको जैसे मैंने अभी आप चालू खाते के बताया आपको कि चालू खाते के अंदर जो है भाई वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण आएगा। ठीक है, तो पूंजी खाते में कौन कौन सी आती है? पूंजी खाते के गाइस आपको घटक पता होने चाहिए। इसके अंदर आते हैं निजी लेन देन, सार्वजनिक लेन देन, FDI, FII, ठीक है, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा है विदेशी निवेश, विदेशी निवेश को FDI कहते हैं,
पोर्टफोलियो को FII कहते हैं, किसी से ऋण ले लिया ये भी इसी के अंदर आएगा। और उपरोक्त सभी पूंजी खाते के अंदर वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो देश के एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट दे रखे हैं इससे एसेट और लायबिलिटी इम्पैक्ट होता है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समय अवधि में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का विस्तृत ब्यौरा जो है वो क्या होता है। एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो क्या कहलाता है, वो जो है गाइस भुगतान संतुलन कहलाता है या भुगतान शेष कहलाता है। यहाँ पे इसने उसका अर्थ लिख दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक विदेशी मुद्रा के विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है। जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है, अदला बदली की जाती है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इनने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी विदेशी मुद्रा देनी है, ये होता है इसका मतलब। या विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री की दर, ये होता है इसका मतलब। या एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी, ये होता है इसका मतलब। सो गाइस यहाँ पे जो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का मतलब यही होता है कि जिस दर पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, खरीदा जाएगा, या कितनी देनी है, वही सारा इसका मतलब होता है। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है निम्न में से कौन सा मद व्यापार शेष में शामिल नहीं की जाती। व्यापार शेष उसने बोला है गाइस। तो व्यापार शेष में मैंने आपको क्या बताया है, व्यापार शेष केवल किसको रिकॉर्ड करता है, केवल वस्तुओं को, केवल दृश्य मदों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्याज तथा लाभांश का भुगतान पर्यटकों के द्वारा किया गया व्यय, या ए और बी, या ना ही ए ना ही बी। तो भाई यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे दृश्य मध्य तो कुछ आ ही नहीं रही, यहाँ जो घटक दे रखा है उसमें दृश्य मध्य तो कुछ दिख ही नहीं रही है। तो ए और बी दोनों ही जो है इसके अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसने नहीं वाले पूछे कि कौन से ऐड नहीं होंगे, तो दोनों ही इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। उसके बाद कह रहा है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें आती हैं, दृश्य, अदृश्य या पूंजीगत या सभी। तो भाई भुगतान शेष के मैं आपको बता चुका हूं, दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय और पूंजीगत लेन देन या पूंजी अंतरण भी कह सकते हो। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन भुगतान शेष के अंदर आते हैं। इन्हीं को मौद्रिक लेन देन, आर्थिक लेन देन या इसी को भुगतान शेष के घटक कहते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कि भुगतान संतुलन की स्थिति में भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है कि एक क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड है, एक निश्चित समय अवधि में रिकॉर्ड करता है, व्यापकता है इसके अंदर, या उपरोक्त सभी। तो गाइस ये सारी की सारी विशेषताएं जो हैं भुगतान संतुलन के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। एक पर्टिकुलर टाइम में एक देश ने दूसरे देशों के साथ कितना आयात निर्यात किया है, सभी देशों के साथ, ठीक है। व्यापकता भी है इसके अंदर, सभी देशों के साथ एक साल के अंदर अंदर क्या कितना आयात किया है, कितना निर्यात किया है, उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, उसको भुगतान शेष कहते हैं। सारे के सारे फीचर भुगतान शेष में देखने के लिए मिलते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता। उनने बोला नहीं आता, तो पूंजी खाते के अभी मैंने आपको बताया, निजी लेन देन, सरकारी लेन देन, FDI, FII और बैंकिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एक पक्षीय हस्तांतरण। तो भाई एक पक्षीय हस्तांतरण चालू खाते का घटक है, पूंजी खाते का घटक नहीं है, ठीक है। सरकारी लेन देन आएंगे, FDI भी इसके अंदर आएगा, एक पक्षीय हस्तांतरण इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद कहता है कि यदि दृश्य मदों के निर्यात का मूल्य, अब ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि दृश्य मदों के निर्यात का मूल्य दृश्य मदों के आयात के मूल्य से अधिक होता है तो वो शेष किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको क्या बताया, दृश्य मद कौन रिकॉर्ड करता है, व्यापार शेष रिकॉर्ड करता है। व्यापार शेष का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो उसने यही लिख दिया यहाँ पे कि ये किससे संबंधित है, चालू खाते से संबंधित है, पूंजी खाते से संबंधित है, या व्यापार शेष से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो है ये व्यापार शेष से संबंधित है, क्योंकि व्यापार शेष केवल दृश्य मदों को रिकॉर्ड करता है और किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करता। उसके बाद कहता है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। देखो भुगतान संतुलन के अंदर जो असंतुलन पैदा होता है वो 3 कारणों से उत्पन्न होता है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। तो उसने पूछा यहाँ पे इनमें से कौन सा आर्थिक कारण है वो बताइए। तो आर्थिक कारण के अंदर जो आता है गाइज, इन्फ्लेशन हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गए, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारी चीजें आती हैं।
तो व्यापार चक्र इसका आंसर है। जनसंख्या सामाजिक के अंदर आएगा, राजनीतिक पॉलिटिकल के अंदर आएगा, ये वाला जो है ये आएगा आपका इकोनॉमिकल के अंदर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। भुगतान संतुलन के असंतुलन के कारण तो आएंगे नहीं हटा, लेकिन भाई ये आ सकता है। उसके बाद कहता है कि इसमें से कौन सी दृश्य मदों के अंदर शामिल किए जाएंगे। आपको अभी हम इतनी देर से वर्ड बोले जा रहे हैं दृश्य दृश्य दृश्य, तो इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। दृश्य का मतलब होता है वो सारी की सारी वस्तुएं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाती हुई आपको दिखाई देती हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो और अदृश्य वो होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वस्तुओं को दृश्य कहते हैं, सेवाओं को अदृश्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गेहूं, कपड़ा, सीमेंट, क्या आप इसको देख सकते हो? हाँ जी। छू सकते हो? हाँ जी। तो इसमें जो है इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी जो मदें दे रखी हैं, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सब दृश्य मदों के आपको जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं गाइज। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है भुगतान शेष में असंतुलन जो है वो कब होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुगतान शेष में असंतुलन कब होता है? पहले में कहता है कि चालू खाते का शेष पूंजी खाते के शेष का जोड़ शून्य के बराबर नहीं होता। देखो भुगतान शेष के जो है दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता, ठीक है। अगर इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर आता है तब तो ये संतुलन में होता है। अगर दोनों का जोड़ 0 के बराबर नहीं होता तो ये असंतुलन हो जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब अगर बराबर नहीं होता तो भाई या तो पॉजिटिव का नंबर आ सकता है या नेगेटिव का नंबर आ सकता है, कोई सा भी नंबर आ सकता है। दोनों को जोड़ के चालू खाता और पूंजी खातों का जोड़ जो है अगर 0 नहीं आया, जब 0 आता है तो बराबर होता है। अब अगर 0 नहीं आया तो दो सिचुएशन हो सकती है भाई, पॉजिटिव का भी नंबर आ सकता है, नेगेटिव का भी नंबर आ सकता है। तो ये तीनों जो सिचुएशन लिखी हुई है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इन सब सिचुएशन की वजह से भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब गाइस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते रहेंगे। कहता है कि भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण है। क्या भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या होगा? आरबीआई के सरकारी कोष में वृद्धि होगी, आरबीआई के सरकारी कोष में कमी होगी, या दोनों? तो भाई डिपेंड करता है असंतुलन कैसा है, ठीक है। धनात्मक है, ऋणात्मक है, कैसा है, कैसा निर्यात ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है, तो सरकारी कोष में कमी भी हो सकती है, सरकारी कोष में वृद्धि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि प्लस की संख्या आ रही है या माइनस की संख्या आ रही है। ऑफिशियल रिजर्व वाला बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व पे क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ए और बी हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कि स्वायत्त मदें उन स्रोतों से संबंधित होती हैं जिनका ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। गाइस दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। भुगतान शेष में जितने भी आइटम आते हैं उसको दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं स्वायत्त और एक होते हैं स्वप्रेरित। स्वायत्त वो होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, और स्वप्रेरित वो होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते बल्कि भुगतान शेष को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल उसने पूछा है स्वायत्त का, जिनका लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसका संबंध भुगतान शेष की संतुलन की स्थिति से नहीं है, नहीं लिखा है उसने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है ए और बी दोनों। तो गाइज ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। स्वायत्त मदें वो मदें होती हैं अगर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं और भुगतान शेष की स्थिति की परवाह किए बिना किए जाती हैं कि भुगतान शेष में उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका संतुलन बिगड़ेगा, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से आपको लाभ हो रहा है और आपने वो ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो है कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस और एक्यूमिडेटिंग दोनों के ऊपर गाइस क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। अब एक्यूमिडेटिंग पूछ रहा है वो कि एक्यूमिडेटिंग वाली जो मदें होती हैं वो भुगतान शेष की कौन सी मदें होती हैं जो लाभ को ध्यान में रखकर नहीं की जाती, जिसका संबंध देश के भुगतान शेष के धनात्मक और ऋणात्मक स्थिति से होता है, या जिसके कारण आरबीआई के सरकारी कोष में वृद्धि या कमी होती है। सो गाइस जो भी एक्यूमिडेटिंग वाली जो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्यूमिडेटिंग वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये भुगतान शेष को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, जो डिसइक्विलिब्रियम
जो डिसइक्विलिब्रियम स्वायत्त मदों ने क्रिएट किया है उसको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। इनका मोटिव लाभ कमाना नहीं होता। जो भी पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या जो भी आ रही है डिसइक्विलिब्रियम जिस वजह से भी आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। और ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इससे सरकारी कोष में वृद्धि या कमी होगी अगर धनात्मक या ऋणात्मक जैसा भी डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि अभी मैंने दो बताई, एक एक्यूमुलेटिंग और एक ऑटोनॉमस। तो कह रहा है भुगतान शेष में इन दोनों में से कौन असंतुलन पैदा करता है? स्वायत्त मदें पैदा करती हैं या समायोजक करती हैं? स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस और ये एक्यूमुलेटिंग। तो भाई जो स्वायत्त मदें होती है ना, स्वायत्त मदें ऑटोनॉमस, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं और भुगतान, यही मदें जो है भुगतान शेष में असंतुलन पैदा करती हैं। जो समायोजक मदें होती हैं ये तो भुगतान शेष को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन असंतुलन पैदा करने के लिए नहीं किए जाते, बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है यदि व्यापार शेष जो है वो माइनस का 600 है और निर्यात का मूल्य 500 है, तो कह रहा है आयात का मूल्य बताइए क्या होगा। तो गाइज आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है व्यापार शेष इज इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। तो जब आप इसको पुट करोगे माइनस का 600 इज इक्वल टू 500 माइनस आयात, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे 1100 इसका आंसर आ जाएगा। व्यापार शेष का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? व्यापार शेष इज इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। तो ये माइनस का 600 और माइनस का 500 जब इसको सॉल्व करोगे 1100 आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे इसने पूछा था आयात और यहाँ पूछ रहा है निर्यात। सो सेम फॉर्मूला लगाना है, जब सॉल्व करोगे 500 आंसर आ जाएगा इसका। दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, कि विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली जिसको ब्रिटेन वुड्स प्रणाली भी कहते हैं, उसके अनुसार क्या होता है? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या है? स्थिर विनिमय दर के अंदर दो तरीके की आती है, एक स्वर्णमान प्रणाली और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो विभिन्न करेंसी को अमेरिका के डॉलर के साथ पैक्ड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अमेरिका डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। दो करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी। उपरोक्त सभी। तो गाइस जब आप ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या होती है या समझनीय प्रणाली क्या होती है, तो आपको पता चलेगा यहाँ सारी बातें जितनी भी लिखी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि किस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण को माना जाता था। ये भी गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर के अंदर दो आती हैं, एक स्वर्णमान प्रणाली और एक आती है आपकी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो कह रहा है वो कौन सी प्रणाली है जिसके अंदर एक जो कॉमन जो इकाई है वो गोल्ड माना जाता था। तो गाइस वो जो है वो है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली है। तो जो ये जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली होती है ये भी गोल्ड पर ही है, लेकिन प्रॉपर जो एक्यूरेट की बात करें वो है आपकी विनिमय दर प्रणाली। जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है उसमें अमेरिका की करेंसी के साथ पैक्ड कर दिया गया है और अमेरिका की करेंसी को गोल्ड के रूप में ही डिफाइन किया गया है। लेकिन जो ये स्वर्णमान प्रणाली है इसमें कोई पैक्ड वैक्ड नहीं किया गया किसी भी देश की करेंसी के साथ। यहाँ पे प्रॉपर हर कंट्री को अपनी करेंसी का जो मान है वो गोल्ड के रूप में डिफाइन करना होता था। तो ये स्वर्णमान प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से जो विनिमय दर प्रणाली अधिकतर अनम्य है और जिसमें विनिमय दर में कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती, वो कौन सी प्रणाली है जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है? वो कौन सी प्रणाली होती है? तो गाइस देखिए, लचीली विनिमय दर में चेंजेस पॉसिबल है, ठीक है। जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली होती है इसी का नाम समंजनीय प्रणाली है, दोनों एक ही चीजें लिखी है। इसके अंदर भी गाइस चेंजेस पॉसिबल है। आईएमएफ जो है इसके अंदर चेंजेस कर सकता है अगर आईएमएफ को लगता है उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो स्वर्णमान प्रणाली होती है जो स्थिर विनिमय दर का एक प्रकार है, इसके अंदर गाइस चेंजेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स रहती है। तो उसने पूछा वो वाली प्रणाली बताइए जिसके अंदर कोई भी समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसमें कोई अनुमति नहीं होती, वो होती है स्वर्णमान प्रणाली। फिर कहता है कि जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग
और उसकी पूर्ति बराबर हो जाती है उसको क्या कहते हैं? तो गाइस यहाँ पे विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बराबर क्या हो जाती है, उसको संतुलन दर कहते हैं। वहीं पे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है, वही संतुलन दर होती है। उसके बाद कहता है कि विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी विनिमय दर में किस तरीके का संबंध पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। जैसे कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी विनिमय दर के बीच में भी जो है विपरीत संबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मांग के साथ तो होता है विपरीत संबंध और पूर्ति के साथ जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष संबंध। दोनों क्वेश्चन गाइस एग्जाम में 1000 बार आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 35 और 36वें क्वेश्चन की कि विदेशी मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। मैंने आपको क्या बताया, मांग कब होती है गाइस? मांग तब होती है जब हमें विदेशों में किसी भी चीज की पेमेंट करनी होती है, ठीक है। कुछ भी विदेश में कुछ भी करना हो, जैसे विदेशों से जो लोन लिया था उसको पैसे देने हो, विदेशों में निवेश करना हो, ठीक है, या आपको जो है कह रहा है घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना हो, कुछ भी करना हो आपको। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में क्या लिखा है, घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब घरेलू बाजार मतलब हमारे देश का बाजार, ठीक है। तो घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है ये तो पूर्ति का घटक है, ये जो है ये मांग का घटक नहीं है। मांग का जो घटक है वो ये दोनों है, ए और बी। ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 35वें का ए और बी, तो डी आंसर है जी। 36वें की अगर हम बात करें, अब पूछ रहा है पूर्ति किस पर निर्भर करती है। पूर्ति कब होगी? पूर्ति तब होती है जब फॉरेनर्स को हमारे देश में कुछ खरीदना होता है, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है, मांग से जाती है पूर्ति से आती है। तो भाई जब निर्यात करेंगे तो आएगी हमारे पास, शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष खरीद पर तो आएगी हमारे पास, ठीक है, या शेष विश्व में रहने वाले गैर निवासियों द्वारा भेजे गए धन, जो एनआरआई होते हैं वो जितनी भी पैसे भेजें, दूसरे देशों के लोग हमारे देश में जितनी भी खरीदे करें या निर्यात करें, इन सब चीज़ों से हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है। तो विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के घटक स्रोत आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसका स्रोत है। एफडीआई जो है वो किसका घटक है? एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है? जब दूसरे देश का बंदा आपके देश के अंदर आकर उद्योग खोल रहा है, नाम पैसा दोनों लगा रहा है, तो इससे आपके देश के अंदर पैसा आएगा, ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति का घटक है गाइज। फिर कहता है कि वह दर जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो गाइज जिसका सरकार द्वारा किया जाता है वो स्थिर विनिमय दर होती है, और जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियां करती हैं उसको नमय विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। और प्रबंधित तरणशीलता कौन सी होती है? जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद कहता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए किया गया निवेश को क्या कहते हैं। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है अगर आपने प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको गाइज आपको ध्यान रखना है जोखिम पूंजी कहते हैं, रिस्क कैपिटल। ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांस बहुत ही ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में कीमत क्या कहलाती है। मतलब अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसी के संबंध में कीमत, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपये, तो एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में जो बदला जाता है वो भाई विदेशी विनिमय दर कहलाती है या विनिमय दर कहलाती है, ठीक है। ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें, हाजिर बाजार क्या बताया था मैंने, जो कि बेटा दैनिक प्रकृति का होता है, चालू लेन देन इसके अंदर किए जाते हैं, ठीक है, और विनिमय दर भी जो है वो भी तुरंत निर्धारित हो जाती है, पेमेंट भी ऑन द स्पॉट होती है। वायदा विनिमय दर निर्धारित होती है, ये गलत है। ए और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाजिर बाजार को चालू बाजार भी कहते हैं, दैनिक प्रकृति का होता है, डेली रूटीन के ट्रांजैक्शन होते हैं, पेमेंट भी उसी दिन हो जाती है जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जो वायदा बाजार होता है वहाँ पे भविष्य में पेमेंट की जाती है, ठीक है, वर्तमान लेन देन नहीं होते, भविष्य में जो है ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ए हो जाएगा कि विदेशी विनिमय दर का जो लेन देन है वो भविष्य की किसी तिथि पर होता है, ट्रांजैक्शन आज ही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह लेन देन आज ही हो जाएगा, लेकिन पेमेंट फ्यूचर की किसी डेट पर होती है,
इस वायदा बाजार जो होता है इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से, सट्टे के उद्देश्य से लोग ऐसा करते हैं कि पेमेंट उस दिन ना करके भविष्य की किसी तिथि पर करते हैं। तो वायदा बाजार के अंदर सट्टे का लाभ मिलता है, ठीक है, और हाजिर बाजार के अंदर सट्टे का लाभ नहीं मिलता क्योंकि हमें उसी दिन पेमेंट करनी पड़ती है जो भी चल रही है। उसके बाद गाइस ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप इसको करके जाइएगा, इसके ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के। देखिए 4 वर्ड होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन, और एक होता है डीवैल्यूएशन, एक होता है रीवैल्यूएशन। तो ये जो चारों वर्ड हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि पहले $1 खरीदने के लिए $100 की तुलना में अब $2 खरीदने के लिए अगर 120 रुपये देने पड़ जाएं तो इससे क्या होगा। पहले $1 के लिए 100 रुपये देने पड़ते थे, अब $2 के लिए 120 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या कह रहा है, आपकी जो घरेलू मुद्रा की जो वो है उसमें एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, और आपके आयात बिल के रुपये में जो है कमी आएगी। ए और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा। यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऊपर से चला जाएगा ये क्या कह रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए इसका, ठीक है, वीडियो बनी हुई है देख सकते हैं आप। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे पैसे कम हो रहे थे, यहाँ पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। पहले $2 के लिए 100 रुपये देने थे, अब 150 रुपये की आवश्यकता है, तो इससे क्या होगा। तो इससे जो है, इससे घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास, या यहाँ पे सी वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार का है। तो गाइस इसके 3 काम होते हैं, हस्तांतरण कार्य, साख का कार्य और जोखिम का बचाव। जो भी फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट के अंदर उसको जो है कंट्रोल करके रखता है, रिस्क से बचाता है, ठीक है, जोखिम का कार्य कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि विदेशी विनिमय के रूप में साख का प्रावधान करना। देखो इसके 3 काम होते हैं, हस्तांतरण, साख और जोखिम से बचाव, ये 3 काम होते हैं इसके। तो कह रहा है साख का प्रावधान जो है वो विदेशी विनिमय का कौन सा काम है। तो भाई ये वाला काम है साख का कार्य, ठीक है, तीनों काम लिखे हुए हैं, लेकिन उसने बोला साख का प्रावधान किसके अंदर आएगा, तो साख का प्रावधान साख के कार्य के अंदर आएगा। फिर कहता है कि स्थिर विनिमय दर के कितने प्रकार होते हैं, विदेशी विनिमय दर का इसमें से कौन सा प्रकार है। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, या दोनों। तो मैंने अभी आपको बताया है 2 तरीके की होती है, स्वर्णमान प्रणाली और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, दोनों इसी के आंसर हैं, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। एक करेंसी के टकसाली समता मूल्य से अभिप्राय उस करेंसी में निहित स्वर्ण के मूल्य से है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। होता क्या था, हर देश को अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड के रूप में डिफाइन करनी पड़ती थी इसके अंदर, स्वर्णमान प्रणाली के अंदर। तो एक यहाँ पे उसने बोला है कि एक देश की जो करेंसी है उसके अंदर जितना भी स्वर्ण जो उसने बताया है, तो भाई वो उसके समता मूल्य वही कहलाता है कि एक करेंसी के अंदर कितना स्वर्ण निहित है, उसको ही कहते हैं टकसाली समता मूल्य। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद कहता है विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में कौन समायोजन कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएमएफ जो है इसके अंदर समायोजन कर सकता है। आईएमएफ की स्थापना इसी की वजह से हुई थी ताकि ये जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो ये देख सके। उसके बाद कहता है कि घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि सरकार के द्वारा की जाती है। गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई आपको ध्यान रखना है, 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि, ये लचीली विनिमय दर के अंदर घटक है, ठीक है, और लचीली विनिमय दर के अंदर मांग और पूर्ति की शक्तियां करती हैं, सरकार का कोई रोल नहीं होता। तो ये दोनों जो हैं सरकार नहीं बाजार की शक्तियां करती हैं। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट आपको दे रखी है। सरकार जो करती है वो करती है डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ये दोनों सरकार नहीं करते। घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास विदेशी विनिमय दर की गिरावट की स्थिति होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर $1 जो है, अगर $1 50 का है और अगर $1 70 का हो जाए या 60 का हो जाए तो उसको घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास कहते हैं। तो कह रहा है इससे विदेशी दर में गिरावट की वृद्धि है। भाई मैंने बोला अगर $1 50 का $1 60 का हो जाए तो ये तो बढ़ गई ना, घटी थोड़ी है ये। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत दे रखी है। अवमूल्यन मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण होता है। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया अवमूल्यन का मतलब डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन को कहते हैं अवमूल्यन। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सरकार करती है,
ठीक है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियां करते हैं, तो ये करती है सरकार, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये मांग और पूर्ति के कारण होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये तो सरकार करती है, मांग और पूर्ति की शक्तियां नहीं करती। मांग और पूर्ति की जो शक्तियां करती हैं वो करती हैं ये मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि। उसके बाद कहता है कि घरेलू मुद्रा में अगर मूल्यह्रास होता है तो इससे निर्यात में वृद्धि होती है और आयात में कमी होती है। गाइज आपको इन सबके इफेक्ट पता होने चाहिए, आयात और निर्यात पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, जब मूल्यह्रास होता है, ठीक है, जब डेप्रिसिएशन होता है या डीवैल्यूएशन होता है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन दोनों का सेम इफेक्ट पड़ता है, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होती है। ठीक है, और जो आपका एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन होता है, इन दोनों का सेम इफेक्ट पड़ता है, निर्यात में कमी आयात में वृद्धि। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों वर्ड का आयात और निर्यात पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है। फिर कह रहा है जो लचीली विनिमय दर होती है, जिसको नमे विनिमय दर भी कहते हैं, इसमें स्वर्ण भंडारों के कोषों की जरूरत नहीं होती। गाइस आपको ध्यान रखना है, जो स्थिर विनिमय दर होती है उसमें तो आपको गोल्ड के रिजर्व बनाने की जरूरत रहती थी। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ गया और लचीली विनिमय दर को अपनाया। इसमें हमें आरबीआई को अपने पास गोल्ड के रिजर्व को बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ मांग और पूर्ति की शक्तियों के अकॉर्डिंगली चलता है। तो सही स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद कहता है गाइस एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि गंदी तरणशीलता में सरकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है। आपको ही ध्यान रखना है गाइस, गंदी तरणशीलता मतलब प्रबंधित तरणशीलता को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्थिर और लचीली दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको जो कंट्रोल करता है आरबीआई करता है प्रत्यक्ष रूप से, सरकार नहीं करती है इसको। ये गाइस क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती है, इसमें आरबीआई प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कब इसको विदेशी मुद्रा का सेल करना है, कब खरीदनी है, कब बेचनी है, वो सब आरबीआई देखता है गंदी तरणशीलता के अंदर, सरकार नहीं देखती है। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही है, गंदी तरणशीलता के ऊपर, कि अगर आपकी घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य का बहुत ही ज्यादा ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगर हो रही है, तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने में क्या करेगा, डॉलर की बिक्री करेगा, क्या बिक्री खरीदेगा या खरीदेगा, कब बिक्री करता है और कब खरीदता है ये आपको पता होना चाहिए। जब गाइस डेप्रिसिएशन होता है तो आरबीआई करता है बिक्री, और जब एप्रिसिएशन होता है तो वो करता है खरीद। मतलब जब आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी तो वो बिक्री करेगा, जिससे कि सप्लाई बढ़ेगी मार्केट के अंदर और वापसी अपने जगह पे आ जाएगा जहाँ पे था। और अगर एप्रिसिएशन है तो वो खरीद लेगा। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है, कब खरीदेगा कब बेचेगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। कह रहा है हाजिर बाजार में सट्टे का लाभ मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था, एक दो तरीके के बाजार होते हैं, हाजिर बाजार और वायदा बाजार। हाजिर बाजार में सट्टे का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि हाजिर बाजार जो है वो डील करता है करंट में, पेमेंट भी उसी दिन हो जाती है। सट्टे का फायदा मिलता है वायदा बाजार में, क्योंकि वहां पे पेमेंट भविष्य की किसी तिथि पर होती है, तो भविष्य में रेट फ्लक्चुएट भी हो सकती है। इस वजह से लोग जो है फ्यूचर के ट्रांजैक्शन करते हैं, मोस्टली ट्रांजैक्शन वायदा बाजार के अंदर ही होते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाजिर बाजार में नहीं, वायदा बाजार में जो है लाभ मिलता है सट्टे का। फिर कहता है कि वायदा विनिमय दर जो है ना वो एक अनुबंधनीय विनिमय दर है। अनुबंधनीय का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब कि फ्यूचर की किसी डेट पे मैं पे करूंगा जो भी चल रही होगी। तो भाई दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अनुबंध हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। उसके बाद कह रहा है कि जो लचीली विनिमय दर होती है उसका निर्धारण WTO करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, स्थिर का तो करता है सरकार, और लचीली विनिमय दर, लचीली को ही नमे कहते हैं। ठीक है, इसी का ही नाम है ये, या लोचशील भी कह सकते हो, इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसमें गाइस मांग और पूर्ति की शक्तियां करते हैं, इसमें WTO का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, यहाँ तो WTO का क्या, सरकार का, आरबीआई का, किसी का कोई रोल नहीं है, सब मांग और पूर्ति की अकॉर्डिंगली चलता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दे रखी है। कह रहा है, अब गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1000 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। कह रहा है अगर आपका व्यापार शेष घाटे में है ना, तो चालू खाता भी घाटे में होगा। आपको ये पता होना चाहिए, चालू खाते के 3 घटक होते हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। ठीक है, तो
तो व्यापार शेष किसको रिकॉर्ड करता है? केवल दृश्य को। आप खुद बताओ बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ ना। इसके अंदर 3 चीजें हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय, और ये केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है। तो व्यापार शेष चालू खाते का एक भाग हुआ, क्योंकि ये तो इसका एक पार्ट है, ये केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है। इसमें 3 चीजें आ रही हैं। तो कह रहा है अगर इसमें घाटा है तो इसमें भी घाटा होगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर दृश्य मदों में घाटा हो रहा है तो हो सकता है अदृश्य मदे और एक पक्षीय हस्तांतरण पॉजिटिव वाले हो, ठीक है, उसमें ज्यादा अमाउंट हो, प्लस वाला अमाउंट हो। चालू खाते में घाटा नहीं हो सकता जी, ठीक है। अगर व्यापार शेष घाटे में है तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो है चालू खाते में भी घाटा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। 3 क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद कहता है कि भाई चालू खाता व्यापार शेष का एक भाग है। अब देखिए क्या कह रहा है। अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि चालू खाते के अंदर 3 चीजें आती हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। व्यापार शेष केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है। तो पापा कौन हुआ? पापा ये हुआ ना चालू खाता, भाई ये बड़ा हुआ और ये छोटा है व्यापार शेष। तो कह रहा है चालू खाता इसका पार्ट है। भाई चालू खाता इसका पार्ट नहीं है, व्यापार शेष चालू खाते का पार्ट है, क्योंकि चालू खाते के अंदर 3 चीजें आती हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय, और ये केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है। तो चालू खाता जो है वो व्यापार शेष का भाग नहीं, व्यापार शेष जो है वो चालू खाते का भाग है। बड़ा कौन है इसमें? चालू खाता बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दे रखी है। अब कहता है कि अगर चालू खाते में घाटा है तो भाई पूंजी खाते में भी घाटा होगा। अब देखिए भुगतान शेष के 2 होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। तो कह रहा है अगर इसमें घाटा हो रहा है तो इसमें भी घाटा होगा। तो भाई ये क्या बात हुई? चालू खाते के अंदर जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो आते हैं आपके दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय, और इसमें आते हैं पूंजीगत लेन देन। इस अकाउंट का इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है इसमें घाटा हो, लेकिन पूंजीगत लेन देन में प्लस की डिजिट चल रही हो। इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं खाता, ठीक है। एक बार को ये तो मेल भी खा रहा था, लेकिन इनका तो कोई लिंक ही नहीं है आपस में। तो भाई ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत दे रखी है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर इसमें घाटा हो रहा है तो इसमें भी घाटा होगा, हो सकता है ये प्लस की संख्या हो। उसके बाद कहता है कि यदि पूंजी खाते में घाटा है तो भुगतान शेष में भी घाटा होगा। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। भुगतान शेष के 2 घटक होते हैं, एक चालू और एक पूंजी। तो कह रहा है अगर पूंजी खाते में घाटा है तो ओवरऑल जो भुगतान शेष होगा वो भी घाटे में होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है जो चालू खाता हो वहां पे बड़ा नंबर आ जाए। भाई चालू खाता और पूंजी खाता इन दोनों का जोड़ भुगतान शेष है। तो अगर चालू खाते में मान लो 10,000 है, पूंजी में नेगेटिव का 5,000 है, तो ओवरऑल तो प्लस का 5,000 हो गया ना। तो भुगतान शेष में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत दे रखी है। अगला क्वेश्चन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि सरकारी कोष को, गाइज ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आया हुआ है। जो ऑफिशियल रिजर्व जो होता है, होता क्या है, ऑफिशियल रिजर्व जो होता है उसको कभी तो पूंजी खाते का भाग माना जाता है, कभी पूंजी खाते का भाग नहीं माना जाता। कैपिटल अकाउंट का पार्ट कभी माना जाता है, कभी नहीं माना जाता। तो जब माना जाता है ना उसको, तो भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। जब ऑफिशियल रिजर्व को नहीं माना जाता तो भुगतान शेष बराबर नहीं आता, और जब माना जाता है तो बराबर आता है, ठीक है। एक बहुत ही रिपीटेड, पीछे कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, 19, 20, 18, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफिशियल रिजर्व पे क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। उसके बाद कहता है कि भुगतान शेष जो है ना वो लेखांकन की दृष्टि से सदा संतुलन में रहता है। लाख बारी, लाख क्या करोड़ बारी ये क्वेश्चन रिपीटेड है गाइज। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ये क्वेश्चन अगर आप भुगतान शेष आपके सिलेबस में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भुगतान शेष जो है वो हमेशा संतुलन में रहता है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में भुगतान शेष कभी भी संतुलन में नहीं रहता, वो असंतुलन रहता है। उसको संतुलन में लाना पड़ता है, जबरदस्ती लाना पड़ता है, ठीक है। क्यों रहता है ये संतुलन में? क्योंकि ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भुगतान शेष लेखांकन की दृष्टि से सदा संतुलन में रहता है क्योंकि ये तैयार किया जाता है दोहरी लेखा पद्धति से, एका लेखा पद्धति से, या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंट्स के अंदर, जो कि ये कहता है कि डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा। डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल रहेगी,
उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली भुगतान शेष बनाया जाता है, इसलिए अकाउंटिंग के सेंस से ये हमेशा बराबर रहता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग है। भुगतान शेष किस किस को रिकॉर्ड करता है? दृश्य को, अदृश्य को, एक पक्षीय को और पूंजीगत को, इन चारों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये किसको रिकॉर्ड करता है? केवल दृश्य को। तो भाई ये तो इसका भाग हुआ ना, बिल्कुल सही तो कह रहा है कि व्यापार शेष जो केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है वो इसका एक भाग है, ये चारों को रिकॉर्ड करता है, तो ये इसका एक पार्ट ही हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद कहता है कि भुगतान शेष की तरह व्यापार शेष भी सदा संतुलन में रहता है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि भुगतान शेष अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस रहेगा क्योंकि दोहरी लेखा पद्धति से बनता है। तो कह रहा है क्योंकि भुगतान शेष जो है हमेशा बैलेंस रहता है, तो इस तरह व्यापार शेष भी हमेशा बैलेंस में रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है या नहीं? सो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। जो आपका व्यापार शेष है वो मेरे भाई वो प्रतिकूल, अनुकूल, संतुलित कुछ भी हो सकता है। इसमें दोहरी लेखा पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम का कोई भी लेना देना नहीं है, वो केवल भुगतान शेष का लेना देना है, इसका इससे कोई भी लिंक नहीं है। एक बहुत ही अच्छा और रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि व्यापार, ये तो गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्यापार शेष और चालू खाते के शेष में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, आपको ये ध्यान, चालू खाते के अंदर क्या क्या आता है? दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय, ठीक है। और व्यापार शेष में क्या आता है? केवल दृश्य। तो भाई बड़ा कौन है? चालू खाता, बार बार बता चुका हूं। तो कह रहा है ये व्यापार शेष क्या होता है? दृश्य मदों का निर्यात और दृश्य मदों का आयात, और इसके अंदर उन तीनों चीजों का निर्यात और उन तीनों चीजों का आयात। तो भाई दोनों में कोई अंतर कैसे नहीं हुआ? ये बड़ा है ना, इसमें तो दृश्य, अदृश्य और एक पक्षी, इन तीनों का निर्यात और इन तीनों का आयात आता है। इसमें केवल दृश्य का निर्यात और दृश्य का आयात आता है। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है बिल्कुल ही गलत दे रखी है। उसके बाद कहता है गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण ना व्यापार शेष में घाटा होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति होती क्या है, तब तो हम आगे बात करेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि भाई जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अब जब आपके देश के अंदर वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो आप, सिंपल सी बात है, दूसरे देशों से वस्तु लोगे ना, आयात ज्यादा करोगे क्योंकि आपके देश में तो वस्तुएं महंगी बिक रही हैं और निर्यात कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, व्यापार शेष में घाटा तब होता है जब आयात ज्यादा और निर्यात कम हो। तो भाई मुद्रास्फीति जो है वो व्यापार शेष में घाटा लाती है। बिल्कुल सही है कह रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। गाइस ये सारे क्वेश्चन मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, सब मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं और मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 बारी आए हुए हैं और आप देख भी रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है। यदि व्यापार शेष घाटे में है ना तो भुगतान शेष में भी घाटा होगा। अब देखिए ये भी गाइस एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 लाख बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये घाटे में है तो ये भी घाटे में होगा। अरे मेरे भाई भुगतान शेष क्या है? दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय और पूंजीगत, ठीक है। और ये क्या है? ये केवल दृश्य का। तो भाई ये तो इसका बिल्कुल एक पार्ट है छोटा सा, इसके घाटे का इसके घाटे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ये घाटे में है तो इसका ये मतलब नहीं है घाटे में होगा। ये तो बहुत एक वाइडर टर्म है, भुगतान शेष व्यापार शेष से एक बहुत ही वाइडर टर्म है क्योंकि ये 4 चीजों को रिकॉर्ड करता है और ये केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है, तो इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद कहता है गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीयों की जो जमाएं होती है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं NRI, उनकी जो जमाएं होती हैं, उनकी जो डिपॉजिट होती हैं वो पूंजी खाते का एक घटक होती हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? सो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दे रखी है। NRI की जो डिपॉजिट होती है पूंजी खाते के जब आप घटक में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा NRI डिपॉजिट्स, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद कहता है कि शेष विश्व को हस्तांतरण भुगतान, जब हम दूसरे देशों को, वन साइडेड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर हमने दूसरे देशों को दान दिया, चैरिटी दी, कुछ भी दिया, तो कह रहा है वो भुगतान शेष के चालू खाते के डेबिट मद में रिकॉर्ड किया जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 73, 74 और 75 बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मैंडेटरी के आने ही आने हैं। आपको वो कुछ ट्रांजैक्शन देगा और वो बोलेगा बताइए ये चीज कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में आएगी या क्रेडिट साइड में आएगी, और आएगी भी तो कहाँ आएगी, चालू में आएगी या पूंजी में आएगी। तो उसने बोला अगर हम दूसरे देशों को, जैसे एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, आपने दूसरे देशों को दान दे दिया, तो कह रहा है ये चालू खाते के डेबिट साइड में आएगा या नहीं आएगा।
चालू खाते के घटक कौन से होते हैं? दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। तो आएगा तो इसी में। तो भाई आपने दिया शेष विश्व को हस्तांतरण, तो इससे आउटफ्लो होगा। गाइज आपको ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर जिस भी चीज से आउटफ्लो हो रहा है, मुद्रा जारी है, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, जिस भी चीज से इनफ्लो हो रहा है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। तो ये जो घटक दे रखा है ये चालू खाते का ही घटक है और इससे आउटफ्लो हो रहा है, डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब कह रहा है जो वस्तुओं का निर्यात है वो पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वस्तु का निर्यात किसका घटक है। तो भाई वस्तुओं का जो निर्यात है ये दृश्य मध्य होती है, ये चालू खाते का घटक है और उसने यहाँ लिखा हुआ है पूंजी खाता। तो बात ही खत्म हो गई, डेबिट और क्रेडिट का तो लेना ही देना नहीं है, ये तो चालू खाते का घटक होता है, या पूंजी खाता लिख दिया इनने, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि मशीन की जो खरीद है किस खाते में रिकॉर्ड की जाएगी। गाइज 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर आपने मशीन खरीदी है, मशीन एसिड होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगी? पहले तो ये पता होना चाहिए एसिड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं आपको क्या बताया, चालू खाता कौन है? जो एसिड और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता। पूंजी खाता कौन है? जो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो मशीन खरीदी है तो चालू खाते का तो कोई लेना देना नहीं है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन का तो कोई लेना देना नहीं है, बी और डी में से आएगा। अब जब आपने मशीन खरीदी है तो इससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सिंपल सी बात है, आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा इससे। आउटफ्लो वाली सारी चीजें डेबिट साइड में आती हैं, इनफ्लो वाली सारी चीजें क्रेडिट साइड में आती है। अगर मशीन बेची होती तो क्रेडिट में आती, खरीदी है तो डेबिट में आएगी पूंजी खाते की, क्योंकि एसिड होता है। एसिड और लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो पूंजी खाते में, और एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन नहीं है वो चालू खाते में आती हैं, जो वस्तुएं, सेवाएं और एक पक्षीय से रिलेटेड होते हैं। तो मेरे भाई ये 75 क्वेश्चन, ये जितने भी सारी थीम, जितनी भी थीम के इसमें क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। अब आप इस चैप्टर से फ्री हो गए हो। आई होप आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आपका भी दिमाग घूम गया होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको जो है कैसे लगे। बहुत मेहनत लगी यार इन क्वेश्चनों को बनाने में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये PDF आपको कैसे मिल सकती है मैं आपको बता देता हूँ, अभी जाना नहीं है कहीं भाग जाओ। ये PDF आपको कैसे मिलेगी ताकि आप एग्जाम में अच्छी से प्रिपरेशन कर सको। आपको जो है किसी भी ब्राउज़र पे आना है और भैया सर्च करना है www.rdclasses.online या rdclasses.online पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ फ्री नोट्स के आप सेक्शन पे देखेंगे, यहाँ मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। फ्री नोट्स पे भुगतान शेष और विदेशी विनिमय मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड MCQ क्वेश्चन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे चैप्टर भुगतान शेष और विदेशी विनिमय, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। मोबाइल में सिस्टम में जहाँ चाहो वहाँ आप ओपन कर सकते हो, जो भी आपके पास हो, ठीक है। इसको लोड होने देंगे, जितना भी ये टाइम लेगा 5 से 10 सेकंड का ये टाइम लेगा, पूरी की पूरी PDF लोड हो जाएगी। यहाँ आप डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ये भैया डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन के अंदर, और फ़ोन के डाउनलोड के सेक्शन में जाके आप जो है इस PDF से पढ़ सकते हो। ये देखिए जिससे मैं भी आपको पढ़ा रहा था, पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे विद PDF विद आंसर, ठीक है जी। तो आप इसको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो इस चैप्टर से बनता है और आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, मैंने किसी भी टॉपिक से वो रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से आप गाइस बहुत ही इजीली आप इसको जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस चैप्टर से फ्री हो। तो समष्टि के बाकी मैंने और भी यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। अगर आपको और भी चाहिए हो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो मैं आपको बता देता हूँ, सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सरकारी बजट, भुगतान शेष और पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी है, चैप्टर 8 मनी बैंकिंग, सारे चैप्टर जो हैं सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों बुकों के जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी भाई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।